तो नमस्कार सभी साथियों को। आज मैं आपका स्वागत करने जा रहा हूं मेरे दूसरे प्रतिशत यानी परसेंटेज के वीडियो में। आज हमारी कक्षा का दूसरा दिन है जिसमें मैं आपको आज प्रतिशत से संबंधित जितने भी सवाल लेवल 1 के लेवल 2 के मिक्स सवाल जितने भी होते हैं मैं आपको वो समझाने जा रहा हूँ। सवाल समझाने से पहले एक छोटा-सा अनुपात समानुपात का एक छोटा-सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैं आपको उसे समझाने जाऊँगा। उसके बाद में उससे रिलेटेड, उससे संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, वो सभी आपको एक बार में समझ में आ जाएँगे। तो शुरुआत करते हैं गुरुदेव और राधा रानी का आशीर्वाद लेते हुए। सबसे पहले अनुपात और समानुपात का एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यदि हम मानते हैं हमारे पास में यदि कलर चेंज यदि हमारे पास में अनुपात दिया हुआ है A अनुपात B का मान हमें 5:4 दिया हुआ है। अब हमारे पास में 2 केसेस बनते हैं अनुपात और समानुपात में। हमारे पास में A और B का अनुपात दिया हुआ है, मान हमारे पास में नहीं है। मैं मानता हूँ यदि हमें मान पहले केस में यदि मुझे मान A का दिया हुआ है, A का मान है मेरे पास में 10,000, तो मुझे B का मान निकालना है। ये पहला है हमारा सिनेरियो, पहला कांसेप्ट, पहला प्रश्न इससे संबंधित। और इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न, यदि मुझे B का मान दिया है 8,000 और मुझे A का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? आइए समझते हैं बड़े ही आसान शब्दों में, बड़ी ही आसान भाषा में। जैसे कि यदि मेरे पास में A का मान 10,000 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है दोस्तों? 10,000 को ऊपर लिखना है। जो भी मान दिया हुआ है उसे ऊपर लिखना है और मान अनुपात किसका है वो मान A का है, तो A के अनुपात को A के मान के नीचे लिखना है। A का अनुपात A के मान के नीचे। और दोस्तों हमें जिसका भी मान निकालना है उसे गुणा के साथ में ऊपर की तरफ लिखना होता है। तो जैसे ही मैं लिखूंगा 5 का भाग लगेगा 10 में 2 बार, 2000 का गुणा होगा 4 से, 2000 का गुणा होगा मेरे पास 4 से, मेरे पास उत्तर आएगा 8000। तो दोस्तों ये मेरे पास में B का मान आ चुका है 8000। इसी प्रकार यदि मुझे अगर B का मान 8000 पहले से ज्ञात है और मुझे A का मान निकालना है, तो मुझे इसी तरह का इस्तेमाल वापस से करना होगा। मुझे B का मान दिया हुआ है, B का मान को ऊपर लिखेंगे 8000, भाग लगेगा B के अनुपात से, B का अनुपात है 4। मुझे निकालना A का मान है, तो A के मान के अनुपात से गुणा होगा 5। बिल्कुल उसी प्रकार से दोस्तों 4 का भाग लगेगा 8 में 2 बार, 2000 का गुणा होगा 5 से, 2000 गुणा 5, उत्तर आएगा दोस्तों मेरे पास में 10,000। तो जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे, यदि मुझे A का मान 10,000 दिया है तो मैं B का मान निकाल सकता हूँ। B का मान 8,000 निकाल दिया है तो मैं A का मान निकाल सकता हूँ। किसकी सहायता से? यदि मुझे अनुपात ज्ञात है, अनुपात अगर मुझे प्रश्न में दिए हुए हैं, तो मैं आराम से A और B और C जितने भी अनुपात के प्रश्न होंगे, मैं उनका मान निकाल सकता हूँ। तो आगे के मेरे जितने भी प्रश्न हैं इस पीपीटी में लिए हुए हैं, वो इसी प्रकार के कंसेप्ट से संबंधित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरे वाले प्रश्नों की ओर। जैसा कि सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास में, एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाती है, लेकिन वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि होती है, तो दैनिक आय में क्या अंतर होगा? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, 25 इस प्रश्न को मैं दो तरीके से आपको करने जा रहा हूँ। सबसे पहला मैं प्रश्न आपको नॉर्मल मेथड से करवाता हूँ, तो 100 रुपए की वस्तु अगर उसकी मूल्य में 75% 25% की कमी आती है, तो वस्तु हो जाती है दोस्तों 75 की। और ये लेकिन वस्तु की दैनिक आय में 30% की वृद्धि होती है दोस्तों, तो वो हो जाएगी 100 से 130। अब यदि मैं इसको काटता हूँ, 25 चौक 100 और 25 तिया 75, एक जीरो से एक जीरो भी होता है कैंसिल। 10 का गुना होगा 4 से तो 40, 13 का गुना होगा 3 से तो 39। यहाँ पे दोस्तों मेरे पास में आ चुका है ये 40। 40 जो है हमारा क्रय मूल्य और 39 दोस्तों है हमारा विक्रय मूल्य। इसका मतलब 40 रुपए की हमें खरीद पड़ी और 39 रुपए में हमने उस वस्तु को बेच दिया। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 रुपए का हमें हानि हुई है। कितने रुपए पर? 40 रुपए पर। क्योंकि हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं इसलिए हमें 100 से गुणा करना होगा दोस्तों। 100 से गुणा होगा तभी हमें प्रतिशत का मान निकलेगा। अगर 0 से 0 कैंसिल,
10 में यदि हम 4 का भाग लगाते हैं तो हमारे पास में उत्तर आता है 2.5। 2.5% यहाँ पर हमें क्या हुआ है, हानि हुई है, क्योंकि हमारा जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से ज्यादा है, इसलिए हमें 2.5% की यहाँ पर हानि हुई है। ये पहला तरीका। अगर दूसरा तरीका मैं आपको बताने जाता हूँ, ये पहला तरीका, तो दूसरा तरीका क्या होगा दोस्तों, मैंने आपको भिन्न पढ़ाया था, प्रतिशत से भिन्न में परिवर्तन समझाया था। 25% की भिन्न होती है 1/4 और 10% की भिन्न होती है 1/10। आसानी से मैंने आपको बताया था, एक जो है 4 का 25% है और एक 10 का 50% होता है दोस्तों, 10%। ठीक है, तो अब भिन्न की सहायता से अगर मैं इस प्रश्न को करना चाहूँ तो 25% की मेरे पास में कमी हुई है। 25% की कमी का मतलब आधार का मान है 4, कमी का मतलब 4 से वो वैल्यू हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी 3। और यदि 10% की वृद्धि 30% की वृद्धि होती है, 10% अगर 1/10 होता है, तो 30% 10% का 3 गुना, तो ये हो जाएगा 3/10। तो इसमें 30% की वृद्धि, इसका मतलब 10 से 10 में 3 की वृद्धि, उत्तर होगा 13। 10 का गुणा होगा 4 से, 40, 13 या 39। सीधा दोस्तों यहाँ पर काटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी हमें, हमें यहाँ पर सीधा सा दिख रहा है, एक का नुकसान 40 पे, तो 100 पे कितना, 100 पे दोस्तों नुकसान होगा, सेम वही उत्तर आएगा जो हमारे पास में पहले आया था, 2.5% की हानि। तो दोस्तों जैसा कि आपने देख लिया है, इसे मैंने दोनों प्रकार से आपको करवा दिया है। ये बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आपके जो सीईटी 10+2 में आपको देखने को मिल सकता है। कांस्टेबल जैसे पेपर में भी ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको इस प्रश्न को करवा चुका हूँ। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी कड़ी में। दूसरा प्रश्न, एक वस्तु की कीमत 75 थी, 75, यानी 75 एक वस्तु की कीमत पहले थी, यानी कि ये हमें क्रय मूल्य की बात हो रही है दोस्तों। हमारे पास में किसकी बात हो रही है, क्रय मूल्य की बात हो रही है, यानी उसका मूल्य शुरुआत में, क्रय मूल्य कितना था, 75 रुपए। आगे आगे जैसे बताता रहता है वैसे वैसे हम आगे काम करते रहेंगे। वस्तु को पहले 20% बढ़ाया गया। तो सबसे पहले बेसिक मेथड, आपको दो मेथड से मैं प्रत्येक प्रश्न आपको करवाऊंगा, जैसे आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। सबसे पहले वस्तु को सबसे पहले 20% बढ़ाया गया, यानी कि 20 से उस वस्तु को हमने 120 बना दिया, और बाद में वस्तु को 20% घटा दिया। अगर 20 में 20 को हम घटा देते हैं तो हमारे पास में 80 होता है। अब वापस से इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल। अब 4 से इसे हम कैंसिल करेंगे, 4 का भाग 100 में लगेगा 25 बार, क्योंकि 25 चौक 100, और 4 को 12 में कट करेंगे, 4 से 12, 4 तिया 12। 25 का गुणा 1 से यहाँ पर आएगा 25, और 8 का गुणा 3 से हमारे पास में आएगा 24। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, हमें यहाँ पर भी 1 रुपए का नुकसान हुआ है, पर यहाँ पर नुकसान हुआ है 25 के ऊपर। तो प्रतिशत निकालने के लिए गुणा करेंगे 100 से, 25 का गुणा 25 एकम 25, 25 चौक 100, यानी हमें यहाँ पर 4% की हानि हुई है। 4% की हानि, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, 4% की हानि पर हमें यहाँ पर पहले से ज्ञात है कि 75 मूल्य दिया हुआ है। तो दोस्तों 75 अगर दिया हुआ है, वर्तमान मूल्य निकालना है, तो बेसिक कंसेप्ट प्रतिशत वाला काम आएगा, क्योंकि हमें क्रय मूल्य वस्तु का दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था, दी हुई चीज को ऊपर लिखेंगे, हमारे द्वारा ज्ञात किया गया, इसके नीचे आएगा 25 और गुणा होगा 24 से, तो उत्तर गुणा हो जाएगा 24 से। अब 25 का 25 एकम 25, 25 तिया 75, 24 का गुणा होगा 3 से, 24 गुना 24 तिया 72 रुपए, इसका उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में, वस्तु का वर्तमान मूल्य हो जाएगा 72 रुपए, यानी कि 72 रुपीज, इसका उत्तर हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको अनुपात और समानुपात का जो कंसेप्ट है वो पहले बताया था, क्योंकि यदि जब मेरे पास में 75 मान दिया हुआ था, तो 75 मान में मैंने मेरे द्वारा निकाले गए मान 25 का भाग लगाया, और हमारे द्वारा निकाले गए क्रय विक्रय मूल्य का भी मैंने गुणा किया। एक बार इसे अगर मैं वापस दोबारा समझाना चाहूँ दूसरे तरीके से, तो देखते हैं। दूसरे तरीके से मैं समझाना चाहूँ तो 20% की जो भिन्न होती है दोस्तों, वो होती है 1/5। तो देख आइए, करते हैं इसे भी। सबसे पहले वस्तु को 20% बढ़ाया गया, यानी कि वो वस्तु को 5 से 6 किया होगा।
और बाद में वस्तु को 20% घटा दिया गया, यानी कि वस्तु को 5 से 4 कर दिया होगा दोस्तों। 5 का गुणा 5 से 25, 6 का गुणा 4 से 24। आपको शुरुआत में मैंने समझाया था यदि हमें कोई वस्तु दी हुई होती है, हमें 75 का मान 75 दिया हुआ है और 75 किसके बराबर है 25 के, हमें 24 निकालना है, 24 का मान निकालना है, क्योंकि ये है दोस्तों हमारे पास में सीपी क्रय मूल्य और ये हमारे पास में एसपी विक्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। 25 का 25 एकम 25, 25 दिया 75, 24 दिया 72 रुपीज, हमारे पास में उत्तर आ जाएगा इसका 72 रुपए। एक तरीका, दूसरा तरीका भिन्न वाला तरीका, पहला तरीका ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीका जो आप आज तक सीखते आ रहे हैं। आपको जो भी तरीका पसंद आता है, दोनों तरीकों को शुरुआत में आपको अपनी लर्निंग पे फोकस करना है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें ज्यादा काट पीट हो रही है, ये भी तरीका अच्छा है। और अगर आपको 20% की भिन्न याद होती है, कोई नई चीज अगर आप याद कर सकते हैं तो आप याद करें, बहुत ही अच्छी बात है, आपको आसानी से प्रश्न सॉल्व होंगे। इसके अगला प्रश्न हम करके देखते हैं। और हाँ, यदि आपको इन प्रकार के किसी भी प्रश्नों में अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आके अपना अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं और आप कमेंट में भी अपनी राय दे सकते हैं कि आपको ये जो पढ़ाया हुआ है वो समझ में आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है? तो अगला प्रश्न हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। जब एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हुई, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? इसे मैं सीधा आपको प्रतिशत के भिन्न के रूप में करके बताऊंगा। 20% की भिन्न दोस्तों होती है, बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। 20% की भिन्न होती है 1/5। अगर याद नहीं होता है तो याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। 20%, 20 के पहाड़े में 100 कितनी बार आता है? 5 बार। तो आपकी भिन्न होगी 20 की 1/5। 20% की भिन्न होगी आपके पास में 1/5, क्योंकि दोस्तों 25 के पहाड़े में, ये मैं ऐसे ही जनरली याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको, 25 के पहाड़े में 100 आता है 4 बार, तो 25 की भिन्न हो जाएगी 1/4। ठीक है? अब क्योंकि 80 जो है 20 का 4 गुना होता है, इसलिए 80% की भिन्न इसकी 4 गुना हो जाएगी, यानी कि 80% की भिन्न होगी 4/5। तो आइए दोस्तों करते हैं इस सवाल को हल। एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई, यानी कि यदि उसका मूल्य 5 रुपए है तो उसमें 1 की कमी से वो वस्तु हो जाती है 4 की। और उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो चुकी है। 80% की वृद्धि कैसे हुई होगी? कोई वस्तु 5 की है, उसमें 4 की वृद्धि होने के साथ में वो चीज हो जाएगी 9 की। 5 का गुणा 5 से होगा दोस्तों 25, 9 का गुणा 4 से होगा 36। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें 11 का फायदा हुआ है। 11 पॉइंट्स का फायदा 25 रुपए, 25 पॉइंट्स के ऊपर। तो दोस्तों 100 पे कितने का, तो दोस्तों 100 पे कितने का फायदा हुआ होगा हमें? 25 एकम 25, 25 चौक 100, 11 चौक 44 रुपए का हमें फायदा हुआ, यानी कि बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? 44 रुपए का हमें फायदा हो गया बिक्री के ऊपर। ठीक है? अगला प्रश्न, इसको इसी प्रकार के प्रश्न को मैं पुराने तरीके से करके बताता हूँ आपको। तो देखते हैं, अगर कोई वस्तु में 100 रुपए 20 रुपए की अगर कमी आती है तो 100 से वो वस्तु 80 की हो जाती है और उसकी बिक्री में 80 की वृद्धि होती है, तो 100 से वो चीज 180 की हो जाती है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दो जीरो यहाँ पे थे, दो जीरो यहाँ से यहाँ पे कैंसिल, 100 यहाँ पे था, 18×5 = 88, 18×8 = 144, 18 का गुणा 18 का पहाड़ 18×8 होता है 144। सीधा हमें यहाँ पर दिख रहा है 100 से 144 हो रही है, यानी कि यहाँ पर भी हमें कितने का लाभ हो रहा है? 44 रुपए का लाभ हो रहा है। अब लाभ ही क्यों हो रहा है, हानि क्यों नहीं हो रही है? इसका जवाब दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में दे दिया है, एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये हमारा क्रय मूल्य है और ये हमारा विक्रय मूल्य है। जब भी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है तो हमें लाभ होता है और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होता है तो हमें हानि होती है। कैसे? यदि हम कोई वस्तु 10 रुपए खरीद कर लाएंगे जो कि हमारा क्रय मूल्य है और उसे हम 20 रुपए में बेचते हैं, वो हमारा विक्रय मूल्य है, तो हमें 10 रुपए का लाभ हो गया, क्योंकि हमें लाभ हुआ, फायदा हुआ वो चीज वस्तु लाने का। और यदि हम कोई वस्तु 10 रुपए में ही लेके आएँगे और उसे 8 रुपए में बेचेंगे तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं हमें 2 रुपए का यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो इसे ही लाभ और हानि का छोटा-सा कांसेप्ट है जो कि एक पंसारी वाला, दुकानदार वाला, किराने की दुकान वाला आराम से समझता है। अगला प्रश्न दोस्तों यदि हम सॉल्व करने जाते हैं हमारे पास में अगला प्रश्न है,
एक कपड़े की कीमत में 25% की कमी आई तो कपड़े की बिक्री में 20% की वृद्धि हुई, दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसे भी मैं आपको 2 तरीके से सॉल्व करवाऊँगा। सबसे पहले 25% की भिन्न लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको बताऊँ याद करवा देता हूँ फिर से, क्योंकि 25 चौक 100 होता है, इसलिए 25% की भिन्न होती है 1/4। 20 पंजे 100 होता है, इसलिए 20% की भिन्न होती है 1/5। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्न की। 25% की कमी का मतलब कोई वस्तु अगर 4 की थी, उसमें 25% की कमी से वो वस्तु 3 की हो जाएगी। कपड़े की बिक्री में 20% की वृद्धि हुई, 20% यानी 5। 5 से वस्तु हो रही है 6 की, वृद्धि हो रही है तो 6 की हो जाएगी। 5 चौक 20, 6 तिया 18। ये कट रहा है पर काटने की जरूरत नहीं है, काट भी सकते हैं, नहीं भी काट देते चलो। 2 से कटेगा 10 बार, 2 से कटेगा 9 बार। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं, 1 रुपए का हमें नुकसान हो रहा है 10 रुपए के ऊपर, तो 100 पे कितना? तो 100 पे दोस्तों हो जाएगा 10%, यानी हमें क्या हो रहा है दोस्तों, 10% की हानि हो रही है। यहाँ पर फिर से 10% की हानि हो रही है, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका दोस्तों, दूसरा तरीका बड़ा ही आसान, जो आपको मैंने समझाया था, यानी कि 100 से कोई वस्तु 25% की कमी में 100 से 75 हो रही है, तो कपड़े की बिक्री में 20% की वृद्धि का मतलब 100 से 120 वो वस्तु हो जाएगी। अब यहाँ पे 25 का पहाड़ा बोलेंगे, 25 चौक 100, 25 तिया 75। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो चुका है। यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 तिया 12। 10 का गुणा 1 से तो 10, 3 का गुणा 3 से तो 9। अगर आपको ये थोड़ी सी कैलकुलेशन समझ में नहीं आई होगी तो इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा वापस से मैं करके बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर 100 रुपए की कोई चीज है, उस पर 25% की कमी आने के साथ में वो 75 की हो जाएगी, और कपड़े की बिक्री में 20% की वृद्धि, 100 रुपए की वृद्धि में 100 रुपए में 20 की वृद्धि करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब आइए इसको काटते हैं नए पेन से, दूसरे कलर से काटना शुरुआत करते हैं, ब्लैक से नहीं, रेड कलर। तो दोस्तों 25 चौक 100, 25 दिया होता है 75। ये एक जीरो से ये एक जीरो भी कैंसिल हो जाएगा। 4 एकम 4 और 4 का 3 से, 10 का गुणा 1 से करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 10। 10 का गुणा 1 से 10 और 3 का गुणा 3 से 9। तो दोस्तों आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे कि एक का नुकसान, 1 पॉइंट का नुकसान 10 पॉइंट पे, तो 100 पे कितना? क्योंकि प्रतिशत खेल रहे हैं हम, प्रतिशत से खेलने पे हम हर चीज में हमें 100 का सामना करना पड़ेगा। जीरो से जीरो कैंसिल, 10% की हानि हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगर आपको इस चैप्टर की, इस क्लास की पीपीटी आपको चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर आपको इस क्लास की पीपीटी, पुराने क्लास की पीपीटी, जो भी जितना भी कंटेंट मैं आपको डालूंगा, वो सभी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 100 की एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, तो पुनः 10% और पुनः 10% की वृद्धि की जाती है, तो कुल वृद्धि कितनी रहेगी? अब देखिए, यहाँ पे हमें वैल्यू भी दी हुई है, 100 रुपए क्रय मूल्य दिया हुआ है, और 2 बार उसमें वृद्धि की जा रही है, और उत्तर भी हमें रुपए में पूछा गया है। तो दोस्तों 10% की भिन्न आपको समझाया हुआ है, 10% की भिन्न होती है 1/10। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि का मतलब 10 पे किसी चीज की वृद्धि होगी एक की, तो वो हो जाएगी 11 की। एक बार वृद्धि थी, एक बार पुनः वृद्धि कर दी, तो पुनः यदि उसका मूल्य 10 है और उसमें वृद्धि होती है 11 की, तो दोस्तों यहाँ पर ये किसी भी चीज से कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, तो 10 का गुणा 10 से यदि हम करेंगे तो वो हो जाएगा 100 का। 11 का गुणा 11 से करेंगे तो हो जाएगा 121 का। यानी कि क्रय मूल्य हमारे पास में हमारे हिसाब से कितना होगा, 100, और विक्रय मूल्य हमारे हिसाब से कितना होगा, 121। और यहाँ पर एक इत्तेफाक की बात ये हुई है, ये एक संयोग है कि वस्तु का क्रय मूल्य भी 100 दिया हुआ है, तो हमें किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो सीधा सा हम देख सकते हैं वृद्धि कितने की हो रही है, कुल वृद्धि कितने की हो रही, कुल वृद्धि रही 21 की। 100 से कोई वस्तु अगर 100 से अगर कोई वस्तु 121 में जा रही है, तो उसमें आप आसानी से देख सकते हैं वृद्धि कितने की हो रही है, 21 की वृद्धि। तो आप सीधा सा आपका उत्तर हो जाएगा 21 रुपए की वृद्धि। हमारे पास में उत्तर भी रुपए में पूछा है, तो ये 21 रुपए की हमें वृद्धि हो रही है दोस्तों। ठीक है, इसे वापस से पुराने ट्रेडिशनल तरीके से अगर मैं करवाना चाहूँ, तो 100 से कोई वस्तु 111 हो रही है, वापस से दोस्तों 100 से कोई वस्तु 110 सॉरी 110 हो रही है, और वापस से 2 बार वृद्धि की जा रही है 10% की, इसलिए 100 से वापस से 110 की वृद्धि हो रही है।
दो जीरो से ये जीरो दो जीरो कैंसिल, 100 का गुणा 1 से तो 100, 11 का गुणा 11 से 121। दोस्तों आप यहाँ भी देख सकते हैं 21 की रुपए की वृद्धि हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में क्रय मूल्य और हमारे द्वारा निकाला गया मान समान था, इसलिए हमारे पास में उत्तर आसानी से आ चुका है 21 रुपए। अगर फिर भी आप निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? 100 रुपए का मान हमें 100 का मान हमने निकाल 100 का मान हमें दिया हुआ है, हमारे हिसाब से ये 100 है और हमें वृद्धि निकाल 121, वर्तमान मूल्य अगर इसका निकालना चाहे तो 100 से 100 कैंसिल 121। पहले मूल्य 100 था, अब मूल्य 121 है, तो 21 की वृद्धि हो चुकी है हमारे पास में। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। 3 प्रश्न आपको एक जैसे करवाए दोस्तों, ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में बैठ चुका है। अब ऐसा प्रश्न अगर आ जाता है और आपके अच्छे तरीके से रिवीजन किया हुआ है और प्रैक्टिस भी की हुई है, सिर्फ मेरे करवाने से तक सीमित नहीं रहना है, आपको अपनी तरफ से भी प्रश्न करने हैं। मेरे चारों पॉइंट्स को आपको हमेशा ध्यान रखना है। चारों पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी कंपटीशन एग्जाम में मैथ्स को लेकर तो आपको बिल्कुल चिंता मुक्त रह हो जाना है, बिल्कुल भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी मैथ्स में। क्योंकि गणित का सीधा सा फंडा यही है, आपका अगर कोई चैप्टर क्लियर है और उसकी आपने ना प्रैक्टिस की हुई है सब सवाल के, और साथ साथ में उसका रिवीजन भी किया हुआ है, तो आपका गणित का सवाल कभी गलत होने का चांस ही पैदा नहीं होता है। अगला प्रश्न, अगला कारण। जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है, प्रश्नों की लेंथ, प्रश्नों का जो बढ़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है, प्रश्नों का की जो लाइन्स है वो भी बढ़ रही है। जैसे कि 10,000 सीटों वाले स्टेडियम में 100 सीटों को छोड़कर सभी सीटों के टिकट बिक गए। बेचे गए टिकटों में से 20% टिकट आधी कीमत पर बेचे गए और शेष टिकट ₹20 की पूरी कीमत पर। इसका मतलब ₹20 पूरी कीमत है, तो आधी कीमत कितनी होगी? आधी कीमत दोस्तों हो जाएगी ₹10 की, यानी ₹10 में बेचे गए होंगे ये टिकट। तो टिकट बिक्री में कुल कितनी आय हुई है? सबसे पहले 10,000 सीटें थी, उसमें से 100 सीटों को छोड़कर सब बिकी है। तो सबसे पहले कुल सीटें कितनी होगी दोस्तों? कुल सीटें हमारे पास में 10,000 है, 100 सीटों को छोड़ दिया है और टिकट बिके हैं उनके अलावा। तो टिकट कितने सीटों के बिके होंगे दोस्तों? 10,000, अगर मैं से 10,000 में से यदि मैं 100 को हटा देता हूँ तो 99,900 हमारे पास में आ जाएगा। 9,900, 9,900 सीटों की टिकट हमारे पास में बिक चुकी है। ठीक है, अब जो भी हमें खेल खेलना है, जो भी हमें प्रश्न आगे सॉल्व करना है, वो 9,900 के आंकड़े को लेके करना है। इसमें क्या लिखा है? बेचे गए टिकटों में से 20% टिकट आधी कीमत पर बेचे थे। 20% टिकट मतलब इसका 20%। तो 9,900 का 20% निकालना है हमें। सबसे पहले 9,900 का 20%, यानी कि 20 से गुणा भाग 100। दो जीरो हमारे पास में कैंसिल। हमें क्या करना होगा? 99 का गुणा, आपको गुणा करना भी बता दूंगा मैं। 99 का गुणा यदि हमें 20 से करना होता है तो आपको क्या करना है? सीधा सा 99 का गुणा 2 से करने के बाद में हम एक जीरो ऐड कर देंगे। 9 दूनी 18, एक 9 दूनी 18 और एक 19, पीछे एक जीरो है तो 80। तो हमारे पास में 9,900 का 20% कितना है? 1980। 1980 9,900 का 20% है, तो बचा हुआ कितना होगा? बचा हुआ होगा 80%, जो कि हमें निकालना है। निकाल लेंगे आसानी से। अगर ये टिकट आधे दाम पर यानी 10 में बेचे गए हैं, प्लस इसके अलावा भी तो बचे हैं टिकट, 1980 तो ये है, उसके अलावा कितने हैं? टोटल टोटल था 9,900 का, 1980 तो आधे दाम पर बिका है, तो पूरे दाम पर कितना बिका होगा? 0 से 0, यहाँ पे 8, 10 में से 8 जाएगा 2, ये 8, 18 में से 9 जाएगा 9 और ये 7, यानी कि 7,920 सीटें जो है वो पूरी टिकट यानी कि 20 के ऊपर बिकी है। सिंपली हमें इसे सॉल्व करना है और हमारे पास में उत्तर आ जाएगा। इसे सॉल्व करने का तरीका बड़ा ही आसान है। 1980 को अगर मैं 10 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में 19,800 हो जाएगा, प्लस 7,920 को यदि मैं 20 से गुणा करना चाहूँ तो मैंने आपको बताया जीरो को एक बार छोड़ दीजिए। 792 का गुणा 2 से करते हैं आसानी से। 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 और 1 15, पीछे 2 जीरो, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 जीरो छोड़ दिए थे, तो 2 जीरो, 1 जीरो यहाँ का, 1 जीरो यहाँ का, वापस लगा देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 15,840, 15,000, 1,58,400,
1,58,400। तो दोस्तों इसे अब यदि हम इसको ऐड करते हैं, 1,58,400 में 19,800 को जोड़ता हूँ तो मेरे पास में 0 0, 8 और 4 12, 8 9 18, 5 6 7 और 1,78,200। तो मेरे पास में दोस्तों उत्तर आता है 1,78,200। मैंने मेरी पहली कक्षा में जिस लेवल की बात की थी आपको, वो लेवल यही है। अगर आपने इस प्रकार के प्रश्नों की को आपने निरंतरता से हल किया है, तो आपको एग्जामिनेशन में जाकर मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार के फिर का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि इस प्रश्न में हमने प्रतिशत को भी इस्तेमाल किया है, हमारा एडिशन भी लगा है, हमने जोड़ भी किया है, गुणा भी किया है, सब कुछ इस प्रश्न में हमने किया है। दिमाग भी एक्स्ट्रा खर्च लगा है, टाइम भी हमारा खर्च हुआ है इस प्रश्न में। तो इस प्रकार के प्रश्न यदि आपने बनाए हुए हैं तो मुझे नहीं लगता आपको एग्जामिनेशन में डरने की कोई सी भी प्रकार की जरूरत है, क्योंकि ऐसा प्रश्न अच्छे प्रश्न में आता है। ये प्रश्न अगर 100 बच्चों को दिया जाए, 100 बच्चों की थाली में अगर ये प्रश्न रखा जाएगा, तो 100 बच्चों की थाली में से 30 बच्चे तो इस प्रश्न को देखते ही हटा देंगे। बचे 70 बच्चों में से 30 बच्चे इस प्रश्न को करने का प्रयास करेंगे और 30 में से 25 बच्चे इस प्रश्न को करेंगे, बाकी के बच्चे मुझे नहीं लगता इस प्रकार के प्रश्न को कर पाएंगे। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं हम। हाँ, अब जैसा कि ये प्रश्न देखने में काफी छोटा लग रहा है हमें, पर इस प्रश्न को पढ़ने के अंदर ही इसका उत्तर छुपा हुआ है। पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20 और 40% कम है। क्योंकि यहाँ पर बात प्रतिशत की हो रही है, तो प्रतिशत की बात में मैं आपको हमेशा बताता हूँ दोस्तों, 100 से हम खेलते हैं, 100 के आंकड़े से हम खेलेंगे। तो दिया हुआ क्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या से, तो हम सीधा तीसरी संख्या को ही मान लेते हैं ना। अगर बात पहली और दूसरी संख्या तो कम है ना, तो तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं। अगर सब मान ले दिया हम लोगों ने, तीसरी संख्या है 100, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% कम है। मतलब पहली संख्या 100 से 20 कम यानी कि 80 होगी, और दूसरी संख्या 100 से 40 कम यानी कि 60 होगी। अब इनका आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या पूछ रहे हैं, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। आप देख सकते हैं 80 और 60 में डिफरेंस, यानी कि घटाव कितने का है, कितनी कम है पहली संख्या दूसरी संख्या से, 20 की। कितने के ऊपर, पहली संख्या से पूछा है, जिससे पूछा है उसको नीचे लगेंगे, और क्योंकि प्रतिशत पूछा है इसलिए 100 से गुणा हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, 200 का भाग लगेगा 8 में, तो 200 का भाग 8 में लगता है, तो उत्तर हमारे पास में आता है 25%। तो हमारा उत्तर होगा दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, 25% कम है। 25% पहली संख्या दूसरी संख्या से कम है। अगला प्रश्न अगर हम करना चाहें, ठीक है। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। थोड़ा सा और लेवल को बढ़ाया गया है। इस प्रकार के प्रश्न आपको हल करने का जज्बा होना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का, इस प्रकार के प्रश्नों को देख के आपको दूर नहीं भागना है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं मेरे पीपीटी के अंदर, मेरी क्लासेस के अंदर मैं आसान से प्रश्न नहीं करवाने वाला हूँ। 2 × 5 + 7 × 3, दोस्त तो करो करो फटाफट, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 5 का गुणा 2 से 10 किया, 7 का गुणा 3 से 21 किया, उत्तर है आपके पास में 31। आप सब प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम को पास करने के लायक हो। नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं निकाला जाता है, ये कोई हलवा नहीं है कि आपने खाया और और आपने इसको जीत लिया, ऐसा नहीं होता है। मेहनत करनी पड़ती है, सफलता की कुंजी मेहनत ही है। मेहनत अगर आप करेंगे, अगर आपको सब प्रकार के प्रश्न हल करने का अगर आपको अनुभव होगा, तो ये आपको जीत मिलेगी। अन्यथा जीत इस 2026 के अंदर जीतना मुझे नहीं लगता इतना आसान है दोस्तों। और जीतना आसान है भी और नहीं भी, आसान उसके लिए है जिसने अपने डिस्ट्रैक्शन को हटा दिया, और जो अपने डिस्ट्रैक्शन के ऊपर, जो अपने मन के ऊपर काबू नहीं पा पाया, वो दोस्तों 2026 में तो जीत नहीं पाएगा। क्योंकि यूट्यूब खोलते ही यूट्यूब के ऊपर आपको कई प्रकार का भंडार, और आजकल तो यूट्यूब छोड़ो, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम भी आपको चैन से नहीं जीने देगा। इंस्टाग्राम के ऊपर भी GRWM चल रहा है। GRWM मतलब गेट रेडी विद मी। तो दोस्तों इन सब चीजों से आपको दूर रहना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। अगर आपने गवर्नमेंट एग्जाम की जर्नी को अगर चूज किया है, तो इसे आपको सीरियसली लेके चलना पड़ेगा। तो ठीक है,
वक्त जाया नहीं करते हैं। एक संख्या को दो भागों में विभाजित किया गया है, इसमें पहले और दूसरे भाग की तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना है। तो मैं मान लेता हूँ मेरी जो संख्या है, माना मेरी संख्या को मैंने किन से भागों में, दो भागों में जो विभाजित किया, माना संख्या के दो भाग में कर लेता हूँ। माना संख्या के दो भाग जो हैं वो है, पहला भाग है 100x और दूसरा भाग है 100y। 100 इसलिए माना है क्योंकि यहाँ पर आंकड़ा 80%, 90%, 60%, 80% दिया हुआ है, इसलिए मैंने 100 मान लिया है। तो देखते हैं सबसे पहले अकॉर्डिंग टू प्रश्न के अनुसार, ये इतना मैं अभी लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है। बाद में जैसे जैसे पीपीटी में हम आगे बढ़ेंगे मैं इतना कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि 10वीं की कक्षा नहीं है, कॉम्पिटिशन एग्जाम की क्लास है, इसलिए थोड़ा सा दोस्तों आपको भी अपने माइंड को अपर लेके चलना पड़ेगा। शुरुआत में ये सब अच्छा लगेगा पर बाद में नहीं। पहले भाग, ये पहला भाग है, पहले भाग का 80%, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखेंगे। पहले भाग का 80% का मतलब होगा 80x। दूसरे भाग के 60% से, दूसरे भाग का 60% यानी 100y से कितना अधिक है? 3 अधिक है। ये पहला प्रश्न, पहला इक्वेशन, पहला समीकरण। और दूसरे भाग का 80%, दूसरे भाग का 80, दूसरा भाग ये है, दूसरे भाग का 80% मतलब 80y। पहले भाग के 90% से, पहला भाग के 90% से कितना अधिक है? 6 अधिक है। ये दोस्तों हमारे पास में दूसरा समीकरण बन चुका है। अब इस प्रकार के समीकरण हम लोगों ने 10वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा में, 9वीं कक्षा में हल किए होंगे। इस प्रकार के समीकरणों को हल करने के लिए क्या करना होता है, हमें आसानी से क्या करना है, एक बार ये 60y और 80y हमें इन दोनों को हटाना है, तो हमारे पास में x का मान आ जाएगा। x का मान आने के बाद y का मान भी आ जाएगा। तो 60 और 80, तो दोस्तों 60 और 80 में आप 6 का पहाड़ा बोलिए और 8 का पहाड़ा बोलिए, इनमें कॉमन क्या आता है? 240। यानी कि 6 को 240 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 6 चौके 24, और 8 को 240 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। यानी 60 यहाँ पर है, 60 को हम 4 से और 80 को हम 3 से जब गुणा करेंगे तो हमारे पास में आराम से आंसर आ जाएगा। जैसे कि 80 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 चौक 32, 320x माइनस 6 चौक 24, 240 y बराबर 4 तिया 12। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, x को x के नीचे लिखूंगा मैं, क्योंकि x के आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। 9 तिया 27, 270x प्लस 8, 80 का गुणा 3 से, 80y का गुणा 3 से करूंगा तो 240y बराबर मेरे पास में 6 तिया 18। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसको कैंसिल कर देंगे। 240 से 240 कैंसिल, 320x में से माइनस का 270 अगर हम घटाएंगे तो कितना? माइनस का 270 लेस करना है हम लोगों को। 320 माइनस 200, 320 माइनस 270 कितना होता है? 50x बराबर 12 और 18 कितना होता है दोस्तों? 30। 12 और 18 हमारे पास में आएगा 30। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो x का मान हमारे पास में आ चुका है 3/5। अगर x का मान 3/5 है तो y का मान निकालने के लिए बराबर से इसको समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि 80 गुणा 3/5 माइनस 60y बराबर 3। 5 का भाग लगेगा 80 में 16 बार, 16 पंजे 80 होता है, 16 दूना 32, 16 तिया 48 माइनस 60y बराबर 3, प्लस का 3 यहाँ पर आएगा, माइनस का 3, माइनस का 3, 48 में से 3 जाएगा तो 45 बराबर 60y। अब y का मान आ चुका है, y बराबर, अगर मैं दिशा नहीं चेंज करना चाहता हूँ तो y 45/60 बराबर हमारे पास में y 15 तिया 45 और 15 चौक 60, यानी कि 3/4 हमारे पास में y आ चुका है दोस्तों। ठीक है, अब तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। x का मान भी आ चुका है हमारे पास में, y का मान भी आ चुका है, तो संख्या निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे कर देते हैं, संख्या कैसे निकलेगी, क्योंकि हमारे पास में संख्या थी 100x प्लस 100y, मैंने मान चुका था मैं संख्या को, तो x का मान मेरे पास में आ चुका है 3/5, x की जगह पे 3/5 और y की जगह पे 3/4। इसे आसानी से हल करेंगे हम। 3/5 ये भिन्न अगर किसी को याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसका मतलब 60 होता है, सॉल्व कर लीजिएगा आप, इसका मतलब होता है 60। और 3/4 इसका मतलब होता है 75। आपको अगर याद होगा तो आसानी से काम हो जाएगा। 18, 135 आपके पास में वो संख्या आ चुकी है, 135 ये आंसर है।
ये भी प्रश्न बहुत बड़ा था। इस प्रश्न को करने में भी हमें एफर्ट्स लगाना पड़ा। अब आप कहेंगे ऐसे प्रश्न आते नहीं है सीईटी में, आते हैं, चेक कीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं सीईटी 10+2 में आते हैं, सीईटी ग्रेजुएशन में आते हैं, पटवार में आते हैं, वीडियो में आते हैं, कांस्टेबल में आते हैं, जितने भी चतुर्थ श्रेणी में भी ऐसे प्रश्न आते हैं। चतुर्थ श्रेणी में भी इस बार गणित के प्रश्नों का जो लेवल था वो लोगों के छक्के छुड़ा दिए, इंजीनियर्स के। तो इस प्रकार के प्रश्न करने का अगर आपको एक्सपीरियंस होगा तो आपको गवर्नमेंट का अधिकारी बनने में कोई नहीं रोक पाएगा। पर अगर आप ऐसे प्रश्नों को देखकर अपना मुंह ही मोड़ लेंगे और आप सीखने को इच्छा ही नहीं रखेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। कितने प्रश्न और बाकी रहेंगे हमारे इसके बाद में? 1 2 3 4 प्रश्न और बाकी, ठीक है। भुवनेश अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है और 3% दान पर कितना अच्छा इंसान है, दान भी कर रहा है 3% का। आहा, 3% का दान पर खर्च करता है। वह इन दो उद्देश्यों पर 2310 यानी 2310 की बचत भी कर लेता है। उसका मासिक वेतन कितना है? सबसे पहले हमें खर्च निकालना है, बचत हमें अपने आप मिल जाएगा। खर्च कितना है? तो भोजन पे वो बंदा कितने का खर्च कर रहा है? एक तो राइटिंग पेन टैब के अंदर, राइटिंग का थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, फिर भी मैं ध्यान रखूंगा बहुत अच्छे से। पेन टैब के ऊपर काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। भोजन पर 30% और दान में उसका खर्च है 3%, यानी कि पूरा कुल खर्च कितना हो जाएगा उसका? कुल खर्च दोस्तों उसका हो जाएगा 33%। अगर कोई व्यक्ति अपनी आयु का 33% अगर वो खर्च कर रहा है तो बचत कितनी होगी? दिमाग लगाइए। प्रतिशत में हम किससे खेलते हैं? 100 में खेलते हैं। अगर 33% खर्च हो चुका है तो बचत होगी 67%। ठीक है, यानी कि इसकी बचत है ये 67%, यानी 67% की उसकी बचत हो गई। पर हमारे पास में बचत कितनी दी हुई है? 2310। आपको शुरुआत में मैंने एक अनुपात समानुपात का कंसेप्ट समझाया था, उसी कंसेप्ट से ये प्रश्न भी आपका हल हो जाएगा। कैसे? हमने वेतन कितना माना? वेतन 100%। ठीक है, वेतन तो 100% ही होगा। भोजन पे 30% का खर्च किया, दान 3% का दिया, कुल खर्च उसका हो गया 33%। 33% का खर्च है तो 67% की उसकी बचत हो जाएगी। बचत हमें दी हुई है। आपको मैंने शुरुआत में बताया था जो भी चीज हमें दी हुई होती है उसका लगेगा भाग। संख्या दी हुई है 2310 की, भाग लगेगा 67 का, यानी 67% का। निकालना हमें क्या है? वेतन निकालना है उसका। वेतन कितना माना था हमने? 100 रुपए, 100%, तो 100 से गुणा कर देंगे। अब दोस्तों आप देख रहे हैं 67 को जब हम 3 से गुणा करेंगे, 6 18, 180 में 7 21, बचत नहीं दोस्तों, यहाँ पे खर्च हो जाएगा। खर्च कर रहा है ये। कोई बात नहीं, हम इसको भी सॉल्व कर पाएंगे। अगर हमें खर्च दिया हुआ है यहाँ पे तो 2310, हमें मान दिया हुआ है 2310 का और खर्च कितने का है? 33 का, तो भाग लगेगा 33 पे, गुणा होगा 100 से, क्योंकि वेतन ही निकालना है। 33 तीनों सत्ता 21, 310 और 21। हाँ, अब यहाँ पर ये 7 से कट रहा है। 33 सत्ते 231 और 0 से गुणा, 70 का गुणा हो जाएगा 100 से, तो उसका वेतन हो जाएगा 7,000 रुपए। 7,000 रुपए उसका वेतन हो जाएगा। उत्तर समझ में आ गया दोस्तों? क्योंकि उसका खर्च दिया हुआ था, खर्च को खर्च से गुणा कर देंगे। खर्च से जैसे आपको शुरुआत में मैंने समझाया था, 2310 को यदि हम 33 से भाग देंगे, ये तो हमारे अनुसार निकाला गया मान था, और 100 से गुणा करेंगे तो वेतन निकालना है हमें। 33 सत्ते 231 होता है, 70 का गुणा अगर 100 से करेंगे तो 7,000 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम करना है। अगला प्रश्न, एक मशीन के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 5% का ह्रास होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 2 लाख है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा? इस प्रकार का प्रश्न आपको भी हल करना भी आना चाहिए। कैसे होगा ये प्रश्न, करके बताता हूँ आपको। 5% का भिन्न अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। कैसे होगा? 10% की भिन्न कितनी होती है? 10% की होती है 1/10। 1/10 होती है 10% की। क्योंकि 5% 10% का आधा है, तो 1/10 को आधा कर देंगे हम तो 1/20। तो 1/20 जो होगा वो 5% की भिन्न हो जाएगी।
अब आसानी से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। कैसे करेंगे बताता हूँ आपको। ऐसे प्रकार के प्रश्नों को भिन्न से करने में अलग ही मजा है इनका, क्योंकि अगर आप इसको 100 से लेके करेंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। करके बताऊंगा मैं आपको कैसे हो रहा है, कैसे काम खराब होता है अपना। अगर इससे करते हैं तो कितना आसानी से हो जाएगा। एक मशीन के मूल्य 5% का ह्रास हो रहा है, वर्तमान मूल्य 2 वर्ष बाद में किसका होगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रथम वर्ष में कितना होगा। प्रथम वर्ष निकालते हैं। प्रथम वर्ष में यानी ह्रास हो रहा है, यानी कि 20 की चीज कितने की हो जाएगी, 19 की। फिर दूसरे वर्ष में, द्वितीय वर्ष में भी कोई भी चीज 20 की होगी तो वापस से कितने की हो जाएगी, 19 की। कट नहीं रहा है आपस में, 20 का गुणा 20 से हो जाएगा 400, और 19 का हो जाएगा 361। 19 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 361 होता है। अब आपको बताया हुआ है, शुरुआत में मैंने बताया था, जो भी मान हमें दिया हुआ होता है, हमारे द्वारा निकाले गए मान से उसका भाग लगाया जाता है, और जो हमें मान निकालना है उससे गुणा किया जाता है। यही अनुपात का शुरुआत से बेसिक फंडामेंटल था, यही यही चीज। ठीक है, तो कैसे होगा। 2 लाख में यदि मैं भाग लगाऊंगा 400 का, और गुणा मैं करता हूँ 361 से, दोस्तों मेरे पास में आएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 4 का भाग लगेगा 20 में, 5 बार 4 पंजा 20, बचे कितने जीरो, 2 जीरो। 500 का गुणा हो जाएगा मेरे पास में कितने से, 361 से। आपको मैंने बताया था, गुणा जब भी करना हो जीरो को छोड़ दो, बाकी सब संख्या को गुणा कर लो आपस में। 5 का गुणा 361 से, 5 एकम 5, 5 छंग 30 का जीरो, 3 5 या 15 और 3 18। आपके पास में आया 1805। 2 जीरो हमने पहले नहीं लिए थे तो अब वापस ले लेंगे उनको। तो दोस्तों हिसाब लगाइए कितना है, 1,80,500। क्योंकि पहले मूल्य 2 लाख था, और दो हर वर्ष इसके मूल्य में कमी हो रही है, क्योंकि कोई मशीन है, मशीन लाते हैं तो कमी होती है अगर आपने अपना मोबाइल खरीदा है तो मोबाइल में कमी होगी। प्लॉट तो खरीदा नहीं है, प्लॉट खरीदते हैं तब हमें वृद्धि होती है। प्रश्न भी बहुत ही तरीके से, बहुत ही किसी इकोनॉमिस्ट आदमी ने, अर्थशास्त्र व्यक्ति ने प्रश्न बनाया है। तो जैसे कमी हो चुकी है 5% की, तो 5% की कमी के बाद में उसकी मूल्य हो जाएगी 1,80,500 रुपए। आपको समझ में आ चुका है ये प्रश्न। अगर आप ये प्रश्न उससे करते हैं, जो आपका ट्रेडिशनल तरीका है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, ज्यादा नहीं समझाएंगे, टाइम कम पड़ रहा है अभी। तो पहले वर्ष 5% की का ह्रास, मतलब 100 से कोई चीज हो जाएगी 95 यानी 95। वापस दूसरे वर्ष भी 100 से चीज हो जाएगी 95 की। अब आपको देख रहे हो, आप ये कट रहा है, 5 से ये 20 बार कटेगा तो कितना आ जाएगा, 19, और ये 19 बार कटेगा, ये वापस से 20 बार कटेगा, ये वापस 19 बार कटेगा। 20 का गुणा 20 से 400, 19 का गुणा 19 से 361। बात बराबर रही यहाँ से यहाँ पर स्टेप कहाँ से बढ़ गया, हमें यहाँ पर काटना पड़ गया। अगर हमें 5 पैसे की भिन्न याद होती तो ये काटने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों जितना समय हम वहाँ पर हमारा एग्जामिनेशन हॉल में बचा सकते हैं उतना हमें बचाना होता है, क्योंकि सिर्फ गणित के प्रश्न ही हल नहीं करने होते हैं, बाकी प्रश्न भी हल करना है। और जैसा कि मैं डायलॉग है, मेरा फिक्स डायलॉग है, आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, कोई और नहीं करेगा तो कोई और कर लेगा। इसे बात हमेशा दिमाग में रखना। आप नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या हो गया, दूसरे बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं। सीटों की कमी है वैसे भी, पढ़ने लिखने वालों की कमी भी, कम पढ़ने लिखने वालों की कमी नहीं है, सीटों की कमी है। तो आपको उस हिसाब से देख के चलना है। और वैसे भी राजस्थान में दिनों दिन कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ता जा रहा है। कितने प्रश्न और हैं हमारे पास में, 2 प्रश्न और है। एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के पेड़ है। नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% आम के पेड़ है, और आम के पेड़ों की संख्या का 20% सेब के पेड़ है। यदि बगीचे में सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है तो बगीचे में पेड़ों की संख्या, कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जिसे भी लग रहा होगा, मेरी पहली क्लास जितने लोगों ने भी देखी है, पहली क्लास को देख के अगर मुझे जज किया होगा कि सर तो बहुत आसान प्रश्न करवा रहे हैं, इतने आसान प्रश्न एग्जाम में नहीं आते हैं, उससे प्लीज मेरी दूसरी क्लास भेजिएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को अगर वो हल कर पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कर पा रहा है तो। और अगर नहीं कर पा रहा है तो उसे अपने आप में सोचने की जरूरत है। मानते हैं हम लोग, क्योंकि हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं, और इसलिए मैं क्या मानता हूँ, 100 मानूंगा पेड़ों की संख्या। प्रारंभ में पेड़ों की संख्या को मैं मानता हूँ। बगीचे में कुल पेड़ कितने होंगे, कुल पेड़, थोड़ी मैं राइटिंग को सुधारने की जरूरत कर रहा हूँ, इसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे देखो। कुल पेड़ यदि मैं मानता हूँ 100 है, तो 100 पेड़ों में नारियल के पेड़ कितने बता रहे हैं हमें, 60%। कितने पेड़ है, किसके पेड़ है, नारियल के, यानी कि मैं मान लेता हूँ 100x। तो 60x जो पेड़ है वो है नारियल के। नारियल के पेड़ों की संख्या का 25%, ये तो नारियल के पेड़ हो गए, नारियल
नारियल के पेड़ों की संख्या का 25%। नारियल के पेड़ कितने हैं? 60x। अगर मैं इनका 25% निकालना चाहूँ तो आपको मैंने बताया है कैसे निकालते हैं 25। 60x का 25% निकालने के लिए क्या करेंगे? 60x का 25 यानी का की जगह 25 और भाग लगेगा 100 का। 25 चौक 100, 4 का भाग लगेगा 60 में तो आएगा 15x। 15x किसके पेड़ है? 25% पेड़ है हमारे पास में आम के। अब इसके बाद में आम के पेड़ों की संख्या का 20% सेब के पेड़ है। लो, और इसने तो कैलकुलेशन को और बढ़ा दिया, कर लेंगे कोई बात नहीं। 15x हमारे पास में आम के पेड़ है, आम के पेड़ों का कितना? 20%। 15x का 20% कैसे निकालेंगे? वो भी बहुत आसान है। जैसे 15x गुणा 20 भाग 100, सीधा सा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, 5 का भाग लगेगा 15 में, 5 तिया 15x, 5 तिया 15x यानी कि 3x हमारे पास में किसके पेड़ आ जाएंगे? 3x सेब के पेड़ आ जाएंगे। नारियल के पेड़ आ चुके हैं, सेब आम के पेड़ आ चुके हैं और सेब के पेड़ भी आ चुके हैं। यदि आगे प्रश्न पढ़ते हैं, यदि बगीचे में सेब के पेड़ों की संख्या 1440 रुपए है, 1440 है पेड़ों की संख्या, तो बगीचे में कुल पेड़, आपको शुरुआत में मैंने जो कंसेप्ट बताया था, अगर वो कंसेप्ट अगर आपको याद है तो ये आपको तरीका हर एग्जाम में हर लेवल में आपको काम आएगा। जैसे कि सेब के पेड़ हमें दिए हुए कितने? 1440। हमारे हिसाब से सेब के पेड़ कितने हैं? 3x। हमें निकालना क्या है? पेड़ों की संख्या। पेड़ों की संख्या कितनी मानी है? 100, तो 100 से गुणा कर दूंगा मैं। आसानी, बहुत आसान है। 100x से गुणा, x से x कैंसिल, 3 का भाग लगेगा 144 में, 3 चौक 12, 2 बचा यहाँ पर, 3 था 24 और 0 का 0, 480 यहाँ पर आ चुका है। 480 के बाद में 2 0 यहाँ बच गए, यानी कि उस बगीचे में कितने पेड़ है? 48,000 उस बगीचे में पेड़ है। ठीक है। अगर आपको नारियल के पेड़ पूछे जाते तो वो भी निकाल सकते थे, आम के पूछते वो भी निकाल सकते, सेम के भी निकाल सकते थे। पहले मैं कुल पेड़ पूछे हैं तो कुल पेड़ों की संख्या हमने निकाल दी, 48,000 रुपए। अगला 48,000 पेड़।